नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज दोस्तों 14 अगस्त है और 14 अगस्त हमारे आज़ादी की पूर्व संध्या है एक्चुअली। 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है वैसे तो, लेकिन कंगना रनौत की भाषा में कहें तो 2014 के बाद आया हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन प्रधानमंत्री कल झंडा फहराएंगे लंका से वहां लाल किले पर। तो हम तो कल को ही मानते हैं कि 15 अगस्त का ही हमारा आजादी का पर्व है। और आज हम उसके ऊपर उस आजादी के पर्व के संदर्भ में बात करेंगे। और बात करेंगे 1947 में हमको जो देश मिला, अंग्रेज जो छोड़ के गए, और हमारा जो देश हमको मिला वो किस तरह का था, क्या हम किस तरह की हमारे समस्याएं थी उस समय। उस समय मेरे हिसाब से शरणार्थी समस्या सबसे बड़ी थी। अ, गरीबी तो थी ही, लेकिन फूड जो मतलब खाने की समस्या भी बहुत बड़ी थी उस समय। खाने को अनाज भी पूरा नहीं था। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी। रेल का अलग अलग कंपनियां थी, बीमे की अलग अलग कंपनियां थी, बैंक के अलग अलग सेठों के थे। ये सब चीजों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे संभाला, उनका एकीकरण किया और देश को आगे बढ़ाने में मदद की। उसी संदर्भ में उन्होंने जो विकास कार्य किए, और उसमें पंचवर्षीय योजना का बहुत बड़ा रोल है। और भाखड़ा नांगल डैम और हीराकुंड डैम और बहुत सारे ऐसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे काम ऐसे किए उस समय कि उनको याद करके भी अभी मतलब बहुत सुसराहट होती है। आज जो भारत है हमारा, वो भारत उसी दौर के डेवलपमेंट के, उसी दौर की संस्थाओं के, उसी समय एम्स बने, आईआईटी बनी, इसरो का भी काम शुरू हुआ। इसरो बना तो नहीं था उस समय, लेकिन इसरो का भी काम शुरू हुआ। अणुबम का ये भाभा जो थे, होमी होमी भाभा, वो उनको जो है रिसर्च की स्वतंत्रता मिली। बहुत सारी बातें हुई। पूरी बात करेंगे दोस्तों। आज हमारे साथ प्रोफेसर चंडालिया है, हेमेंद्र चंडालिया। आप सब जानते हैं उनको। और हम लोग जो है इस विषय पर अ, विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का भारत हमको मिला, आज हम किस स्थिति में आ गए हैं, और अ, अब हमें आगे किस रास्ते पर जाना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। हमें 1947 नहीं बल्कि 1900 के पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, मतलब 18वीं शताब्दी में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो हमको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम वो क्या काम करें कि जिससे हम 21वीं शताब्दी के आधुनिकता और उसके तकनीक और उसके विकास की बातों को समझ सकें। तो अ, हेमेंद्र चंडालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर। और आपका आभार भी कि आपको हम बुलाते हैं तो आप आ जाते हैं। वैसे तो आपका ही ये है मंच। तो दोस्तों, मैं बातचीत शुरू करूं या चंडालिया जी इस पर बोलना शुरू करें, उसके पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अपने सोशल ग्रुप्स में डालें तो परिजनों और मित्रों को बताएं, और उनसे भी निवेदन करें कि इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। अ, ये तो वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट और सुझाव भी दे सकते हैं हमें। और अब और किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस पर कोशिश करें कि नया वीडियो बनाए। तो सर चंडालिया सर, आपका एक बार फिर स्वागत। और जो हमारा देश आजाद हुआ और 1947 को, 15 अगस्त को,
और पाकिस्तान अलग हुआ, दो टुकड़े हुए, उसकी जो त्रासदी थी वो तो हमने झेली ही। लेकिन एक और बात मैं, अच्छा अच्छा, अ, बात में एक ये शुरू करना चाहता था कि मैं फिर आपको दूं कि पंडित नेहरू एक जगह भाषण देने गए थे, तो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का भाषण, उनका बहुत ही अच्छा भाषण हुआ। वहां से जब उतरे तो एक महिला ने उनका गला पकड़ लिया और कहा कि पंडित जी, आपको तो प्रधानमंत्री पद मिल गया, हमको क्या मिला? आप लोकतंत्र लोकतंत्र करते रहते हो, तो जनता को क्या मिला? तो प्रधानमंत्री ने बहुत सीधा सा, नेहरू जी ने जो है उत्तर दिया कि अम्मा, आप, मेरे को तो प्रधानमंत्री पद मिला, लेकिन आपको ये अधिकार मिला कि आप प्रधानमंत्री का गला पकड़ सकती हो। आपने जो मेरा कॉलर पकड़ा है, ये जो आजादी आपको मिली है, ये जो आपको अधिकार मिला है, ये हमारे लोकतंत्र का ही अधिकार है। तो इतना मतलब वो आदमी अपने आप को ग्रेट था, मतलब कहना चाहिए कि, तो अब आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 79 वर्ष पूरे हो गए हैं और 80वां स्वतंत्रता दिवस कल देश मनाने जा रहा है। तो आज पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज़ाद देश में सांस लेने की जो हमारी अ, एक तरीके से खुशकिस्मती है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस देश की आज़ादी को लेकर के और आज़ादी के बाद के वर्षों के संदर्भ में भी। उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 20वीं शताब्दी जो है विश्व के इतिहास में एक बड़ा उठा पटक वाला समय रहा। 20वीं शताब्दी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पतन का समय भी देखा और उसका जो उत्कर्ष था वो समय भी देखा। तो जब आप शताब्दी के परिवर्तन का समय देखते हैं, जिसको इंग्लैंड की हिस्ट्री में विक्टोरियन एज कहते हैं, 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत, तब आप देखिए कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। अमेरिकन उसके आजादी, बाद जो हाँ, अमेरिकन अमेरिकन की दादागिरी भी देख। अमेरिकन आज़ादी तो बहुत समय दादागिरी। पहले हो गई थी, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हेलो। हुआ, और 1960 के नहीं, आते अब बन आते रही। दुनिया में जितने उपनिवेश थे, हाँ, फोन। वो उपनिवेश एक एक करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त होते गए। भारत भी उनमें से एक था। तो जो उपनिवेश दुनिया भर में थे, चाहे वो भारत हो, चीन हो, अफ्रीका के अनेक देश हों, ये सारे देश 1947 से शुरू करें अगर, तो 1960-65 तक आते आते लगभग सारे देश स्वतंत्र हो गए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद लगभग समाप्त हो गया। आखिर में दक्षिण अफ्रीका, जिसको रोडेशिया कहते थे, वो भी स्वतंत्र हो गया। तो जो स्वतंत्रता हासिल हुई, उसके इतिहास का एक अगर आप विहंगम दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि अनेक ताकतें इसके लिए जिम्मेदार थीं। देश के भीतर जो लोग क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे, जो कांग्रेस का आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में, और बहुत सारे अन्य कारण जिनका उल्लेख देश के इतिहास में कहीं होता है, कहीं नहीं भी होता है। आदिवासियों के भी बहुत आंदोलन हुए और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो आदिवासियों ने किया। तो उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप 1947 के 15 अगस्त से ही शुरू करना चाहें, तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत भारत से विदा हो रही है और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारे सामने आ रहा है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया पार्लियामेंट में, जो भारत की उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी।
और उस भाषण को 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ भाषणों में गिना जाता है। मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि उस भाषण में जो प्राथमिकताएं रखी गई देश के लिए, वे प्राथमिकताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, और पहले से ज्यादा उन पर बात करने की आवश्यकता है। उनकी आलोचना भी अगर कहीं हो रही है, जो कि इस समय सरकार ज्यादातर करती है नेहरू की आलोचना, तो वो आलोचना के बिंदु भी वही हैं जो उस ऐतिहासिक भाषण में नेहरू जी ने व्यक्त की। तो मैं कुछ पंक्तियां उस भाषण की पढ़ करके आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि हम उसको संदर्भ में बात कर सकें कि उस समय क्या कहा गया था। एक ऐतिहासिक स्पीच है, ऐतिहासिक भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा, Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. He called upon the countrymen to work together to bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India, to fight and end poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous, democratic, and progressive nation, and to create social, economic, and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. All of us, ये जो व्याख्यान था, जो भाषण था उनका, वो समाप्त हो रहा है इस तरह से, जिसमें वो कहते हैं, all of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India, with equal rights, privileges, and obligations. We cannot encourage communalism or narrow mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. तो ये कुछ पंक्तियां हैं, भाषण लंबा है, उसमें से कुछ पंक्तियां मैंने महत्वपूर्ण मान करके इस समय आपके सामने रखी। तो वो जो कह रहे हैं, पहली बात ये है कि जो मध्य रात्रि का समय है, जब सारा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जागेगा। लेकिन जागेगा कहाँ? इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। देखिए, दो शब्द हैं जो महत्वपूर्ण, लाइफ एंड फ्रीडम। एक मृत देश जीवित हो रहा है, और एक गुलाम देश स्वतंत्रता में सांस लेने के लिए तैयार। दो चीजें, जो राइट टू लाइफ की बात है और राइट टू फ्रीडम की बात है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि इन दोनों चीजों पर खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। जिस तरीके से हमारे यहाँ आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, और जो मेहनतकश लोग हैं विभिन्न तबकों के, उनके जीवन के सम्मुख संकट आया हुआ है, राइट टू लाइफ कॉम्प्रोमाइज है। और दूसरी ओर जो अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे हैं, उन दोनों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये दो शब्द जो उस व्याख्यान में कहे गए, आज पहले से ज्यादा जरूरी शब्द हैं। और जिस किस्म की आजादी की कल्पना उस समय की गई थी, इन दोनों संदर्भों में आज हमें उसके बारे में पहले से ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। फिर वो ये कहते हैं कि इतिहास में ऐसा समय आता है कभी कभी, जब हम पुराने से नए में प्रवेश करते हैं, फ्रॉम ओल्ड टू द न्यू, when an age ends, when the soul of a nation long suppressed finds utterance। यानी देश की आत्मा जिसका बहुत समय से दमन हो रहा था, उसको अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। अटरेंस का मतलब है बोलना, और ये आजादी न सिर्फ शरीर की है, मुंह से बोलने की है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आजादी की बात
इसमें कही गई। और जब हम आत्मा की आजादी की बात करते हैं तो हम उन ठोस चीजों की ओर नजर डालते हैं जो इस देश की आत्मा को परिभाषित करती है। किसी भी देश की आत्मा क्या है? किसी भी देश की आत्मा उसकी भौगोलिक सीमाएं नहीं है, बल्कि उसके लोग हैं। जो लोग उस देश में रहते हैं वही इस देश की आत्मा है। तो उनके दमन के खिलाफ, उनके अभिव्यक्ति के अवसरों के लिए ये आजादी आई थी। और इस भाषण में वो देश के लोगों का आह्वान करते हैं, और आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमें सब लोगों के लिए, विशेष तौर से सामान्य लोगों के लिए, कॉमन मैन जिसका वो उल्लेख करते हैं, हमें दो चीजें उनको उपलब्ध करानी है। पहला है फ्रीडम, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी, अर्थात अवसर। जब हम समानता की बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो अवसरों की समानता की बात करते हैं। कोई एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं है। बात यह है कि देश का हर नागरिक अपने लिए उन सब अवसरों को प्राप्त करने का अधिकार रखे जिससे उसका विकास, उसकी प्रगति, उसकी बेहतरी संभव है। और वो कॉमन मैन को डिफाइन करते हुए आगे कह रहे हैं, टू द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया, यानी किसान और मजदूर। अब देखिए, बड़ी एक, जिसको हम अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं, विडंबना हिंदी में कहते हैं, कि ये दो ही वर्ग हैं जो सबसे ज्यादा इस समय निशाने पर। पहले हमारे यहाँ कृषि कानून आए, तीन काले कानून, जिसको संसद ने बहुत ही, इसको हम कहते हैं कि हेस्ट में, बिना बहस के, बिना मत विभाजन के पारित कर दिया। और वो काले कानून किसानों को पूरी तरह अपने अधिकारों से बेदखल करने का काम करने वाले थे। यद्यपि उनको रोका गया बहुत अधिक लंबे आंदोलन के बाद। और दूसरी तरफ जो हमारे श्रम कानून थे, जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ट्रेड यूनियन एक्ट्स थे, उन सारे श्रम कानूनों को समाप्त करके चार श्रम संहिताएं लागू कर दी गई 1 अप्रैल से। और वो श्रम संहिताएं लोगों को, खासतौर से मजदूरों के संगठित होने के अधिकार को छीनती हैं। उद्योगों के जो मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको निर्बाध ये अधिकार देते हैं कि वो अपने लाभ को कई गुना बढ़ाने के लिए मजदूरों के जो मूल अधिकार हैं, जो उनकी निजी बहुत अत्यंत आवश्यक चीजें हैं, उनको भी वंचित कर दे। काम के घंटे 8 से बढ़कर के 12 घंटे हो गए हैं। और उन 12 घंटों के बाद भी अगर अतिरिक्त काम लिया जाता है तो किसी तरीके के ओवरटाइम की कोई व्यवस्था इस समय नहीं है। तो एक तरफ संगठित होने के अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को छीना गया है, और जो उसके अंदर सीमाएं लागू की गई हैं कि कम से कम 300 मजदूर किसी कारखाने में हों। अगर उससे कम है तो उस कारखाने को बंद करने के लिए उसके मालिक को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके के जो प्रावधान आए हैं वो श्रम विरोधी हैं, श्रमिक विरोधी हैं। तो जो बात नेहरू जी अपने आजाद भारत की पहली स्पीच में, पहले भाषण में कह रहे थे, किसान और मजदूर वर्ग के हित के संदर्भ में, आज मुझे लगता है कि वो जो भाषण है और अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इन्हीं दोनों वर्गों पर सीधा हमला होता हुआ हम अभी देख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इन सब के पीछे जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज, गरीबी, अज्ञान और बीमारी, इन तीनों को समाप्त करना है। क्योंकि ये तीन चीजें हैं जो आम आदमी के जीवन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती हैं, उसको, जीवन को कष्टमय बनाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाओं के बावजूद और लगभग 80 वर्ष तक विभिन्न रूपों में उसके प्रयासों के भी बावजूद, प्रयास हुए जरूर हैं, लेकिन फिर भी इस समय भी कठिनाइयां हैं। दुष्यंत कुमार का जो शेर है वो बार बार याद आता है कि वो
कहते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कि कमीज नहीं तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। आजादी के बाद के दिनों की ही चर्चा करते हुए दुष्यंत कुमार जी ने ये बातें कही, और ये उनकी जो पंक्तियां हैं गजल की, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक होती जान पड़ती हैं। जहाँ एक किस्म का डेप्रिवेशन हम देखते हैं, भूखमरी की हालत भी है, और इसके अलावा भी जिसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड पॉवर्टी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इस किस्म की बेरोजगारी है कि आप बेरोजगार दिखते नहीं है लेकिन असल में हैं। और उसका आशय यह है कि जो आपकी योग्यताएं हैं, उस योग्यताओं के अनुपात में या उसके अनुकूल जो रोजगार और जो वेतन मिलना चाहिए, वो रोजगार और वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अनेकों उदाहरण हैं, विश्वविद्यालयों से लेकर के और इंजीनियरिंग सेक्टर तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक। और कृषि का तो खैर कहना ही क्या, कि पिछले करीब 7-8 सालों में कृषि की विकास दर 2% से कम है। तो कृषि जो है इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो इस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए थी, क्योंकि आगे वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जिसको इट शुड बी प्रॉस्पेरस डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव नेशन। प्रॉस्पेरस, डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव, इन तीन शब्दों पर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी हुई है जरूर, क्योंकि हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही हैं ऐसा छठी दावा हो गई। किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रोस्पेरिटी आई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, जो हमारे पास प्रोस्पेरिटी के आइलैंड्स बन गए हैं, संपन्नता के टापू हैं और विपन्नता के महासागर हैं, ऐसे यदि आप समझें तो आप देखेंगे कि जो असमानता आई है आर्थिक इस देश के अंदर, वो एक बड़ा भयावह सत्य है जिसको कि समझना जरूरी है। साथ ही डेमोक्रेसी की बात वो कहते हैं, डेमोक्रेटिक यानी सबकी बात सुनी जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट तक में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, और अभी जो सत्र आज समाप्त हुआ है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे सत्र में अनुपस्थित रहे हैं। तो ऐसे में किसको सुनाए और कौन सुनने के लिए तैयार है। जिस तरीके से विद्यार्थियों पर तीर लगी हुई लाठियों से हमला किया गया, पैलेट गन्स चलाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई, किसानों के आंदोलन की याद आ गई जब सड़कों पर कीलें ठोकी गई ताकि वो लोग दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। मुझे लगता है कि इस सरकार का बहुत ही प्रिय औजार है कील। जहां कहीं उनको दमन करना है, लोगों की बात सुनने से, उनको कहने से रोकना है, तो वो कील का प्रयोग करते हैं, कभी सड़क में ठोक कर तो कभी लाठी में ठोक कर। तो ये जो डेमोक्रेसी है वो नहीं हो पा रही। और तीसरा शब्द है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, कि क्या? नेहरू कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव नेशन बनाना है। प्रोग्रेसिव शब्द जो इस समय सत्ता में लोग बैठे हैं उनको गाली की तरह लगती है, क्योंकि ये पीछे देखने वाले लोग हैं, रिग्रेसिव लोग हैं, जिनको 2000 साल पुराने इतिहास पर गर्व करने के अलावा और कोई काम नहीं। जो भविष्य की ओर देखने वाला काम होना चाहिए, कैसा देश हम बनाना चाहते हैं, कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है प्रोग्रेसिव। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के निर्माण की बात इस व्याख्यान में कही गई है, और वो सारी संस्थाएं बनी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, हमारे पास बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन पिछले सालों में ये हुआ कि हमने इन सारे संस्थाओं का अवमूल्यन कर दिया, और इनकी जो स्वायत्तता थी उसकी स्वायत्तता को नष्ट करके इनको स्टेट का ऑर्गन या राज्य का ही अंग के रूप में उनको कार्य करने के लिए विवश कर दिया, जिससे उनका न सिर्फ महत्व कम हुआ बल्कि उनकी कार्यप्रणाली भी एक तरीके से प्रभावित हुई। और अंत में जो बात कही गई है वो ये है कि हमको कम्युनलिज्म को एनकरेज नहीं करना है, सांप्रदायिकता को किसी भी सूरत में प्रोत्साहित नहीं करना है। तो अगर आज के समय में हम देखें तो ये जो सरकारें आई हैं पिछले 10-15 सालों में, वो सांप्रदायिकता के सहारे ही आई।
अगर सांप्रदायिकता 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया होता, उसके पहले रथ यात्रा नहीं निकाली गई होती, और उसके बाद भी देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करके वोटों का ध्रुवीकरण नहीं किया गया होता, तो संभवतया ये जो सरकार है केंद्र में इस समय नहीं होती। तो जो मूल लक्ष्य हमारे रखे गए इस स्पीच में कहा है, और लगभग यही लक्ष्य हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी है। हम देश को एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, ये प्रियम्बल में कहा है। और वैसा देश बनाने के लिए एक सोशल वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए 1947 में हमने शपथ ली थी। और उस शपथ का पालन करने के लिए, जैसा अभी सेठ साहब ने कहा, कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, योजनाबद्ध विकास की बात सोची, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करके राज्यों के हकों की बातों को सुना गया, और उनके अंदर जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए बजट का निर्धारण किया गया। वो सब चीजें जो हुई, अब नए सिरे से उन सब चीजों पर बात करना इसलिए आवश्यक है कि नीति आयोग की जो कार्य पद्धति है उसको हम देख ही रहे हैं। विदेश नीति के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं, वो हमें पता है कि हमने देश के चारों ओर अपने शत्रु खड़े कर लिए हैं। वैश्विक पैमाने पर जो हमारा नेतृत्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय था, और भी अन्य स्थानों पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तक भी, वो भी हमारी स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, बल्कि हम डिक्टेट हो रहे हैं अमेरिका की तानाशाही और उसकी दादागिरी से। उसके दुश्मन है। और हम देख रहे हैं कि जो ईरान और अमेरिका और इसराइल का युद्ध हुआ, उसमें पेट्रोल खरीदने के सवाल पर, पेट्रोलियम खरीदने के सवाल पर भी उनके डिक्टेशन का हम लोग शिकार हुए। तो ऐसे में हमारी स्वतंत्र विदेश नीति हो, हमारी एक प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील गृह नीति हो, आर्थिक विकास का एक योजनाबद्ध तरीका हो, ये सब बातें इस समय जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो भारत को हम क्या बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, इसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को हम कैसे बचाए रख सकते हैं, कैसे इसको जो कॉरपोरेट के हाथों बेचा जा रहा है उससे इस देश को बचा करके इस देश के आदिवासियों, आम नागरिकों, किसानों, मजदूरों, मेहनत कश लोगों, नौकरी पेशा लोगों, सेना के जवानों, क्योंकि वहां भी ये अग्निवीर आ गए हैं, तो उनके सबके अधिकारों की रक्षा के लिए, और अंत कुल मिलाकर के देश के नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, यह सोचने का अवसर कल का दिन हमें प्रदान करता है। आज की बात इतनी ही। आज सिर्फ आपको याद दिलाना था कि हम एक आजाद देश हैं, और हमें सोचने, बात करने और कहने की आजादी जैसी पहले थी वैसी होनी चाहिए। उसके हासिल करने के लिए जितना त्याग और कुर्बानी करने की आवश्यकता हो, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आपने चंडालिया जी का पूरा भाषण, मतलब जो बातचीत कही उन्होंने सुनी, पंडित नेहरू के संदर्भ में वो सारी बातें कही थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर हम ये कहें कि हम स्वतंत्र हैं, तो थोड़ी सी बेचैनी होती है। क्योंकि वास्तव में क्या हम आज स्वतंत्र हैं? क्या हमारे देश में आज लोकतंत्र जीवित है? तो केवल चुनाव करवा देना या उसकी चुनाव मतलब लोकतंत्र नहीं होता है। जो संसद में जिस तरह का व्यवहार इस बार सरकार ने किया है, और हर बार करती है, इस बार ही नहीं, वो क्या लोकतंत्र के अनुकूल है? अ, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर भी कुछ बात करें। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पार्लियामेंट में जो ओपोजिशन की आवाज, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें जो भी निर्वाचित होता है संसद के लिए किसी भी दल से, तो वो जनता का प्रतिनिधि है। ये बात समझने की जरूरत है। सिर्फ जो सरकार में है वही जनता का प्रतिनिधि नहीं। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 37% वोट पाने के बाद सरकारें बहुमत हासिल करके पार्टियां सरकारों में आ जाती हैं।
ऐसे में जो बाकी का 63% है, जो विपक्ष के रूप में विभाजित भी है, लेकिन उनकी बात को सुना जाना, क्योंकि वो लोगों के प्रतिनिधि हैं, बेहद जरूरी है। और एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि जो ब्रिटिश काल के कानून थे, जो कि बहुत दमनकारी कानून थे, जो लोगों को एक तरीके से गुलाम रखने के कानून थे, लगभग वैसे ही कानून पिछले 15 साल में फिर से बन करके आए हैं। तो एक तरीके से लोगों का दमन और उनको गुलाम बनाए रखने के लिए सरकार की चेष्टा लगातार हो रही है। मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा कि जो रॉलेट एक्ट था 1919 का, उसमें भी ये प्रावधान था कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, और डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी बिना आपकी अदालत में सुनवाई के असीमित समय तक आपको जेल में बंद रखा जा सकता है। तो अब जो कानून आए हैं, यूएपीए। यूएपीए या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए, या एएफएसपीए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये दो तीन उदाहरण हैं जो लगभग उन्हीं सब कानूनों का एक तरीके से रिवाइवल है। जो ब्रिटिश काल के कानून थे उनसे भी ज्यादा खतरनाक और उनसे ज्यादा दमनकारी कानून इस समय हमारे पार्लियामेंट से पास होकर के देश में लागू हैं। इसी तरीके से एक सेडिशन एक्ट था 1870 का, जिसका सेक्शन 124A, जो गांधी जी पर भी जिसको लगाया गया था, तो वो सेडिशन एक्ट इस समय भी देश में लागू है। और प्रेस से रिलेटेड जो कानून, तो उसमें उस समय जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, इस तरीके के प्रावधानों वाले बहुत सारे कानून इस समय देश में लागू हैं। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका दमन किस तरीके से हो रहा है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। बल्कि अब तो दूसरी तरीके का प्रयास भी ये है कि आप पूरा का पूरा जो मीडिया है, उस मीडिया को पूंजीपतियों के हाथों ही गिरवी रख दें। तो उसके बाद तो स्वतंत्रता की बात कहने वाला भी कोई नहीं कैप्चर्ड बचा। है, कैप्चर्ड। तो ये एक तरीके का जो कैप्टिवेटेड मीडिया है, या कैप्चर्ड मीडिया है, जैसा अभी आप कह रहे हैं, तो ये एक गुलाम मीडिया का देश है। छोटे छोटे समाचार पत्र, यूट्यूब चैनल्स, सर, सोशल मीडिया। आप जो ये बता रहे हो ना खतरे, ये तो है ही। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा खतरा मेरे को ये लग रहा है कि आदमी को अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब 80 साल या 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल इस देश में जीने और मरने के बाद भी आदमी इस देश का नागरिक है कि नहीं है, ये क्वेश्चनेबल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पासपोर्ट पे हम गर्व करते थे, सारा देश, मेरे पास तो नहीं है खैर, लेकिन जिन लोगों के पास है, वो सारे लोग इस बात पर गर्व करते थे कि हमारे पास भारत का पासपोर्ट है, हम भारत के नागरिक हैं। विदेश में कहीं पे भी जाते थे तो उनकी नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत होता था पासपोर्ट। ये सरकार उस पासपोर्ट को नागरिकता का अधिक सर्टिफिकेट नहीं मानती है, वो सिर्फ ट्रेवल सर्टिफिकेट मान रही है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा हमारे सामने मतलब संकट खड़ा हो रहा है। देश के लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उन लोगों को समझ में आ रही है जिनके ऊपर ये गाज गिरने वाली है। और खास तौर से अल्पसंख्यकों को टारगेट करके ये सारा खेल किया जा रहा है पिछले 15 साल से। और प्रधानमंत्री तो स्वयं कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो उनका आखिर क्या तात्पर्य है? नागरिकों को नागरिकों से अलग करने का क्या तात्पर्य है उनका? तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इस सवाल को हम आप सबके सामने छोड़ के जाते हैं, और आशा है आप इसके ऊपर बात करेंगे, हमको कमेंट में बताएंगे कि आपकी इसमें क्या राय है, और क्या आपको ये संकट लगता है या नहीं लगता है। इन सब विषय पर आप बात करेंगे। लंबा हो गया वीडियो, अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में हम आपकी राय दें। अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।